Okay, the recording has started. How many people are there? 1, 2, 3, 4. Dvijesh, Jay, Dheeraj, Maitreya. Okay, 4 people are there. Just wait few minutes or few seconds, okay, before we start. Because I feel some people might be facing problem while joining the lecture. So let me just check. Okay, Avigna, I just want to ask you, what is your mail ID? Please put in the chat box. Avigna Pawar, please put your mail ID in the chat box. Avigna, just put your mail ID in the chat box, okay, so that you will not face any difficulty while joining the class. Because every time you have to ask for joining the class, okay? Avigna, can you hear me? You're not giving any response. सी आय डोंट नो, मला माहिती नाहीये की तू सगळे लेक्चर्स जॉईन करू शकत आहेस की नाही. ओके, मला असं वाटतं की तुला काहीतरी प्रॉब्लेम येतोय. ओके, आय आस्क माय मॉम अँड आय विल सेंड. ओके, सो प्लीज सेंड योर मेल आईडी टू मैडम्स नंबर. ओके, मैडम वैशाली मैम का जो नंबर है उनके नंबर पे तुम अपना मेल आईडी सेंड कर दो एंड टेल टेल हर टू ऍड यू इन 9th स्टँडर्ड क्लास. ओके, मेल आयडी कोणाला सेंड करायचा आहे? वैशाली मॅमला सेंड करायचा आहे. ओके, चला ठीक आहे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर chapter or the portion that is remaining from the last lecture. Okay, so I feel we have solved which example? This example in the last class, correct? 9th example. 10th example is remaining, and all the remaining examples are also to be solved. Okay, so let's take the 10th example. First of all, I must ask you whether you people remember what is mean, median, and mode. Okay, so if you people have your concepts clear about three of them, then just put the names in chat box. Mean, mode, median. जिनको जो जो आता है वो लिखना है. अगर आपको तीनों आते हैं तो आप तीनों लिख दीजिए नाम. अगर आपको कोई नहीं आता है यार तो वो ना आप यहाँ पे लिख सकते हैं चैट बॉक्स में. ओके, जल्दी जल्दी, क्विकली. ओके, Maitreya knows mean, mode, median. Your response has to be very quick. Students, mean, mode, median. Mean, mode, median. Okay, Dvijesh, Jai, Rishi, Avigna, Dheeraj. I'm waiting for your replies. Okay, Dheeraj. ठीक है. ओके, मोड नहीं पता है. मोड तो इजी है. ठीक है. ऋषि को मोड नहीं पता है. ओके, नो प्रॉब्लम. So this example is based on the mean. The mean of 5 observations is 50. One of the observation was removed from the data, hence the mean becomes 45. Find the observation which was removed. Okay, तो 5 ऑब्जर्वेशन से वो कौन से ऑब्जर्वेशन से वो हमें पता नहीं, लेकिन उनका जो मीन है दैट इज 50.
नाउ व्हाट इज मीन? मीन यानी कि एवरेज। ओके, 5 ऑब्जर्वेशन, अभी 5 ऑब्जर्वेशन को हम क्या मान लेंगे? सी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज ए, दूसरा ऑब्जर्वेशन जो है वो बी रहेगा। ओके, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो ये हुए हमारे 5 ऑब्जर्वेशन। ओके, फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी, थर्ड इज सी, फोर्थ इज डी एंड फिफ्थ इज ई। हमें पता नहीं है वो 5 ऑब्जर्वेशन क्या है। सो डिवाइड बाय 5 हम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी इट्स आंसर? 50। ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द मीन। करेक्ट। सो इसको मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा यहाँ से। ओके, सो इसके लिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू कॉपी इट and then delete. Okay, so let me just put it here and delete it. Okay, so see, मैंने पहला जो सेंटेंस था उसको इस तरह से लिख दिया। The mean of 5 observations is 50. One of the observation was removed from the data, hence the mean become 45. Now see, 5 ऑब्जर्वेशन से 5 में से, ओके वेरी गुड अविगना, ठीक है। सो इन 5 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन हमने निकाल दिया, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने बचे? 4 बचे। और उन 4 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है दैट इज व्हाट? दैट इज 45। सी, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा, हेंस द मीन बिकम 45। ना इसे हम किस तरह से लिखेंगे? मान लीजिए कि हमने जो ई ऑब्जर्वेशन है ई, वो हमने निकाल दिया। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या बनेगा? सी प्लस डी डिवाइड बाय 4, दैट विल बी व्हाट? इट विल बी 45। ओके, सो मैंने 2 सेंटेंसेस को इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। जिन लोगों को समझ में आया वो लोग यस लिखेंगे, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो लोग नो लिखेंगे। मैंने यहां तक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया है। ओके, सी, ओके द्विजेश, ओके धीरज, ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। सी, नाउ सी, ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 45 है। मैं इस 4 को यहाँ पे भेज देता हूं तो ये क्या बनेगा? 180 बन जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 45 बिकम्स 180। इज इट? नाउ ये जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है ऊपर वाला, सो उसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू में 180 रख देता हूँ। ओके, सी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को निकाल देता हूं और इसकी जगह पे मैं 180 लिख देता हूं। करेक्ट। नाउ सी, हमारे पास अभी एक नया फॉर्मूला मिल गया। हमें क्या निकालना है? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन निकालना है। विच इज दैट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन? सी, क्वेश्चन में ही बोला गया है फाइंड द ऑब्जर्वेशन विच वाज रिमूव्ड। हमने ई को निकाला था ना, ई को निकाल दिया था, तो हमें ई ही फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह पे मैंने 180 रख दिया। अब ये 5 इधर जाएगा तो 250 हो जाएगा। सो इन शॉर्ट वी कैन राइट लाइक दिस, 180 प्लस ई इज इक्वल्स टू 250। ओके, सो अभी इस 180 को अगर हम यहाँ पे ले जाए और 250 में से सब्ट्रैक्ट करें तो ई की वैल्यू क्या आएगी? ई विल बी 70। ओके, 250 minus 180 that is 70. So we find the observation which was removed। जो ऑब्जर्वेशन हमने रिमूव किया था that is 70, उसकी वैल्यू क्या है? 70 है। ओके, सो इस तरह से आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना था। आई होप इट वाज वेरी क्लियर टू यू। चलो तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। So first I will read the example and then I'll try to explain you. Okay, there are 40 students in a class. I'm reading this. There are 40 students in a class. Out of them 15 are boys. The mean of marks obtained by boys is 33 and that for girls is 35. Find the mean of all students in the class. Okay, तो पहली चीज हमें बताई है कि क्लास में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं।
और 40 में से कितने बॉयज है? 15 बॉयज है। गर्ल्स कितनी है ये हमें यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन हम निकाल सकते हैं कैसे? टोटल स्टूडेंट्स माइनस बॉयज इज इक्वल्स टू गर्ल्स, बराबर। सो गर्ल्स कितने रहेंगे क्लास में? 25 girls will be there, बराबर। 15 boys and 25 girls, that combinedly makes class of 40 students। तो इतना इंफॉर्मेशन हमें पता चल गया। now the mean of the marks obtained by the boys is 33। सी, अभी बॉयज का जो एडिशन रहेगा उसके लिए मैं बी लिख देता हूं, और बॉयज कितने हैं? 15 है, बराबर। 15 बी डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 33। अभी ये बी क्या है? बी इज द सम ऑफ ऑल द मार्क्स ऑफ बॉयज, मतलब 15 बॉयज को जितने जितने मार्क्स मिले हैं उन सबको ऐड करके जो कोई वैल्यू बनेगी दैट विल बी बी। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 33। नाउ दैट इज द एवरेज ऑफ बॉयज। 33 एवरेज किनका है? बॉयज का है। फॉर गर्ल्स व्हाट इट इज 35। सो जी डिवाइड बाय, मुझे क्या करना पड़ेगा? जी फॉर गर्ल्स, जी डिवाइडेड बाय 25। okay, g divided by 25 will be equals to how much? 35, बराबर। तो मैंने यहां तक तो इस क्वेश्चन को लिख लिया। ओके, 35। नो, यस, 30, यस यस, b इज इक्वल्स टू 33 मल्टीप्लाइड बाय 15। सो सी, अभी ये तो दो चीजें हमें मिल गई, तो हमें क्या करना है? फाइंड द मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमें टोटल मार्क्स की समेशन निकालनी पड़ेगी, मतलब बॉयज को कितने मार्क्स में मिले हैं और गर्ल्स को कितने मार्क्स मिले हैं, सारे मिला के उनकी हमें समेशन निकालनी पड़ेगी, और उसे हमें 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज और द मीन ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स और द क्लास। ओके, सो ये किस तरह से निकाल सकते हैं हम? b डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 33 है, और b की वैल्यू क्या है? b इज नथिंग बट द सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द बॉयज, g is sum of marks of all the girls, so b plus g will be what? b plus g will be sum of marks of all the students in the class। okay, b plus g अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सारे क्लास की सम मिल जाएगी। सो इस 15 को मैं यहां पे ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? 33 मल्टीप्लाइड बाय 15 बनेगा। सो b की वैल्यू क्या आएगी, बताएगा कोई? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? 33 मल्टीप्लाइड बाय 15 करो। 33 multiplied by 15, 495 is it? 495 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, सो सारे बॉयज को मिला के कितने मार्क्स मिले हैं? 495। नाउ दैट फॉर गर्ल्स 25 मल्टीप्लाइड बाय 35 करना है। 25 मल्टीप्लाइड बाय 35, 25 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, 35 will be 875। 875, वेरी गुड। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? व्हाट विल बी देयर एडिशन? देयर एडिशन विल बी 1370। ओके, सो b प्लस g विल बी 1370। तो ये बॉयज प्लस गर्ल्स के जो मार्क्स है उसकी एडिशन हमें मिली है। तो अभी हमें क्या निकालना है? मीन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स निकालना है। ओके, सी व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, मीन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वी वांट टू फाइंड आउट। सो इस 1370 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं ना हम, बॉयज प्लस गर्ल्स की बात कर रहे हैं। सो ये जीरो कैंसिल, और 137 डिवाइड बाय 4 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 34.25। so this will be the mean of whole class। 34.25 will be the mean of all the students in the class। this is how we calculate the mean। okay, shall we take the next example?
ओके, यस फ्रॉम 2 स्टूडेंट्स। बाकी स्टूडेंट्स यस नो लिख रहे हो? जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो लोग आप लोग मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, बिकॉज मुझे माउस से लिखना पड़ता है, तो राइटिंग स्पीड मेरा बहुत ही स्लो रहता है। ओके, सो यू गेट द टाइम टू राइट डाउन वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन हियर। ठीक है, सो मेक श्योर यू राइट एवरीथिंग। द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन केजी आर गिवन बिलो। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। सो आप लोग ही फाइंड करके मुझे बताएंगे व्हाट इज मोड। mod should be the easiest thing you to find। okay, mod निकालना है हमें। 37 from Maitreya। Dvijesh 37। okay, so 37 is the mode। why? Because the observation that is being repeatedly or which is having the most number of or more number of repetitions, that is called as our mode। okay, ऐसे observations जो कि बार बार या फिर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, they are repeating themselves more times than the others, so that is called mode। so यहाँ पे 37 चार बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। तो ऐसा कोई भी दूसरा ऑब्जर्वेशन नहीं है विच इज रिपीटिंग इक्वल्स टू 4 टाइम्स और मोर देन 4 टाइम्स। सारे 4 से कम बार ही रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो 37 should be the mode। now in the following table the information is given about the number of families and the sibling in the families less than 14 years of age। find the mode of the data। now यहां पे हमें फाइंड आउट करना है कि मोड क्या है। ओके, सो व्हाट इज मोड? 25 मोड है या 2 मोड है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन रहेगा। बराबर, सो व्हाट इट विल बी, बताइए 2 और 25, व्हाट यू थिंक शुड बी द मोड? 2 है या फिर 25 है, ये तो पक्का है बिकॉज दे बोथ आर लाइक बिग नंबर्स। एनीवन, यस नो? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? कैन यू हियर मी? आर बी कनेक्टेड? ओके, ठीक है। सो गुड, सो इसका मोड आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है निकालने में। ओके, सो इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे वैल्यू क्या है। वैल्यू हम क्या मेजर कर रहे हैं? हम फैमिलीज मेजर कर रहे हैं या फिर ऐसी फैमिलीज मेजर कर रहे हैं कि जिनमें कितने कितने सिबलिंग्स हैं। ओके, सो सी वी आर काउंटिंग नंबर ऑफ सिबलिंग्स इन द फैमिलीज। नंबर ऑफ सिबलिंग्स इन द फैमिलीज हम काउंट कर रहे हैं। तो हमें वन जो है वो वन हमें 15 बार लिखना पड़ेगा। बराबर, पहली फैमिली के पास हम गए तो उस फैमिली में कितने सिबलिंग थे? वन थे। दूसरी फैमिली के पास गए तो वन वन सिबलिंग। इस तरह से 15 फैमिलीज में नंबर ऑफ सिबलिंग्स वन है। उसके बाद के जो 25 फैमिलीज है उनमें नंबर ऑफ सिबलिंग्स टू है। उसके बाद के जो 5 फैमिलीज है उनमें नंबर ऑफ सिबलिंग्स क्या है? थ्री है। सो हम डाटा एक्चुअल में लिख क्या रहे हैं? 1 2 3 4, ये हमारा डाटा है एक्चुअल में। वन इज बीइंग रिपीटेड 15 टाइम्स, टू is being repeated 25 times, three is being repeated 5 times, and four is being repeated 5 times। so what should be the mode? Mode should be 2। okay, so then answer is 2। correct, इस तरह से। now 15 का अभी 14 का देखिए। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो अभी यहाँ पे देखिए हम क्या मेजर कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग मार्क्स। बराबर, कि 35 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले, 36 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले, 37 कितने स्टूडेंट्स को मिले। सो व्हाट शुड बी मोड अकॉर्डिंग टू यू? कैन एनीबॉडी टेल फॉर द 14 क्वेश्चन? इजी है, बहुत इजी है। just try to relate। okay, use your brain। if the example is going in your brain, you are thinking about it, then you will get the answer। okay, somebody is saying
35, somebody is saying 37, 35. Okay, so see, here are two modes. 37 भी मोड है और 35 भी मोड है, क्योंकि 9 स्टूडेंट्स को 35 मार्क मिले हैं, 9 स्टूडेंट्स को 37 मार्क्स मिले हैं, सो बोथ आर मोड्स. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ सिंगल मोड. समझ रहे हो? दो मोड भी हो सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम. अगर उनकी रिपीटेशन की फ्रीक्वेंसी सेम है, then that can be, there can be two modes. Okay, so 35 and 37 are the two modes of this given data. ठीक है, चलो. तो this was the last example. Okay, last example of our last practice set in our syllabus. ठीक है, so see now the last paragraph is also remaining. We'll cover that, and with that our syllabus will be finished. Which is suitable measure of tendency, measure of central tendency? The answer of this question is related to the purpose of the survey. तो ये जो मीन, मोड, मीडियन है, इन्हें हम सेंटर ऑफ सॉरी सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं. व्हाट वी कॉल इट एज सेंट्रल टेंडेंसी. तो इनका यूज कहां पे होता है, व्हाई दे आर नीडेड? ओके, सो दैट शुड, वी शुड नो दैट आल्सो ना. So, for example, the number of runs scored by a player in continuous 11 matches are 41, 58, 35, 80, 23, 12, 63, 48, 107, 9, 17 respectively. To find his overall performance, we have to consider the runs he scored in each match. Hence, the suitable measure in this example is mean. Okay, so अगर एक कोई प्लेयर है जिसकी हम पिछले 11 मैचेस की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, सो उसमें इस तरह से उसने रन स्कोर किए हैं, तो हमें क्या देखना है कि एक मैच में उसने 12 रन स्कोर किए. देखो यहाँ पे, एक मैच में उसने 12 रन स्कोर किए हैं, एक मैच में उसने 9 रन स्कोर किए हैं. तो इन दो स्कोर की मदद से क्या हम कह सकते हैं कि वो जो प्लेयर है वो बुरा प्लेयर है? ओके, इज ही अ बैड प्लेयर? कैन वी से दैट? नो, वी कैन नॉट से दैट. नो. And also he has scored 107, one century, 180 also. Okay, 63, 73, 58. सो क्या इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि वो प्लेयर अच्छा है या फिर नहीं, उसे हमें टीम में लेना चाहिए या फिर नहीं? ओके, सो वी हैव टू सी हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस. समझ रहे हो? वी हैव टू सी हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब कि उसका एवरेज कितना है. एवरेज यानी कि उसने उसने आज तक कितने मैच खेले हैं और उस मैचेस में उसने रिस्पेक्टिवली कितने रन्स बनाए हैं, उन सबका मिला के एक नंबर हमें मिलता है. दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द प्लेयर. ओके, द क्वालिटी ऑफ प्लेयर. सो द मीन इज यूजफुल हियर. हम इस यहाँ पे क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, सारे रन्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस ही प्लेड. सो ये नंबर अगर अच्छा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका एवरेज 50 से अबव आता है, ओके, या फिर 40 से भी अबव आता है, व्हेन वी टॉक अबाउट T20s एंड ODIs, देन अबव 40 और 45 एवरेज इज गुड. ठीक है, सो उस प्लेयर को हम टीम में ले सकते हैं. लेकिन अगर उसका एवरेज आ जाता है, मतलब कि मान लीजिए वो जो प्लेयर है उसने एक मैच में बनाए 200 रन, ओके, ही मेड डबल 100 इन अ मैच, एंड फॉर द नेक्स्ट 15 मैचेस ही स्कोर्ड बिलो 10 रन, मतलब 10 रन से भी नीचे उसने रन बनाए, तो वो प्लेयर अच्छा नहीं है ना. ओके, सो एक इनिंग में उसने अच्छा रन बनाया तो वो प्लेयर अच्छा नहीं है. सो ये समझने के लिए हमें किसकी मदद मिलती है? मीन की मदद मिलती है, एवरेज की मदद मिलती है. इसी तरह से जो हमारे परसेंटाइल रहते हैं, हमारे जो परसेंटेज आते हैं एग्जाम में, वो भी मीन की मदद से ही निकाले जाते हैं. हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, उन सब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, उनके मार्क्स को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स करते हैं. बराबर. सो इससे क्या होता है कि हमें एक परसेंटेज मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, somebody is very good at mathematics, so he may score 90 आउट ऑफ 100, लेकिन उसको साइंस अच्छा नहीं लगता या फिर उसको इंग्लिश अच्छा नहीं लगता है, so he may score 100 आउट ऑफ 40, सॉरी 40 आउट ऑफ 100. ठीक है, तो उसका जो ओवरऑल परसेंटेज आएगा वो क्या आएगा, 75 के आसपास आ जाएगा. बराबर. सो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि ओवरऑल बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है. ठीक है, so that is mean. If a company has to decide the number of shirts to be manufactured of different sizes, for this out of 34, 36, 38, 40, 42, 44, which
size shirt are used by maximum customers are to be found by the observation it can be found. Here, the mode is useful to decide how many shirts to be manufactured of the each size. ठीक है, तो अभी हम शर्ट की साइज की बात कर रहे हैं. शर्ट की साइज जो है वो 34 से 44 तक हमें मिलती है, ये सब लोगों को पता भी है. एल साइज, एम साइज, एस साइज, एक्सएल, डबल एक्सएल, ये जो रहता है ना, दैट इज साइज ऑफ शर्ट्स. सो यहाँ पे हमें किस चीज की मदद मिलती है? हमें नहीं, एक्चुअली मैन्युफैक्चरर ऑफ द शर्ट्स, जो शर्ट्स बनाते हैं जो लोग, उनको इस डेटा की मदद मिलती है. नाउ दे चेक द डेटा ऑफ लास्ट ईयर, और वो चेक करेंगे कि पिछले साल कौन से नंबर के शर्ट जो है वो ज्यादा बेचे गए थे. फॉर एग्जाम्पल, वो जो शर्ट ज्यादा बेचे गए थे वो थे 40 नंबर के, मतलब 40 नंबर का जो शर्ट है वो सबसे ज्यादा बेचा गया था. तो उस मैन्युफैक्चरर को क्या पता चल जाएगा कि 40 नंबर का जो शर्ट है, दैट इज मॉड ऑफ द डेटा. ओके, सो 40 नंबर का जो शर्ट है वो हमें ज्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा. अगर हम हर एक शर्ट के 100 पीसेस अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमें 40 नंबर का जो शर्ट है उसके 150 पीसेस मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे. बराबर. अगर सबसे कम बेचने वाला जो शर्ट है वो 34 नंबर का है, तो 100 की जगह पे वो क्या करेगा, उसके 50 शर्ट्स ही मैन्युफैक्चर करेगा. सो दिस mode that we have learned is useful in such type of data analysis. ठीक है, so इस तरह से मोड का यूज होता है. अभी मीडियन का यूज क्या होता है वो आप खुद इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि मोड का यूज हमने किस तरह से एग्जाम्पल में किया है. मीडियन, सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियन. हाँ, सो मीडियन का यूज क्या है कि मिडल का जो इंसान है उसके बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए, इसके लिए हम मीडियन का यूज करते हैं. तो मीडियन भी आपको अच्छे से क्लियर है. नाउ हमारा सिलेबस तो कवर हो चुका है. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो है वो हो चुका है. सो इसलिए हम फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी चैप्टर पे नहीं जाएंगे. व्हाट वी विल डू इज वी विल रिवाइज और वी विल लर्न द प्रॉब्लम सेट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स. ठीक है, मतलब जितने भी आपके चैप्टर्स हुए हैं या फिर सेकेंड सेम के लिए चैप्टर आपके हैं, उन सारे चैप्टर्स के पीछे जो प्रॉब्लम सेट दिया है उस प्रॉब्लम सेट को हम सॉल्व करेंगे. उस प्रॉब्लम सेट को भी सॉल्व करेंगे और उस चैप्टर की रिवीजन भी करेंगे. और एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए, हर एक प्रॉब्लम सेट के लिए, फॉर एवरी प्रॉब्लम सेट देयर विल बी अ टेस्ट. okay, for each problem set there will be a test of minimum 15 to 20 marks. okay, so there will be 4 tests before your semester exam of the this sem or the next sem. okay, so इस तरह से हम इसके बाद में जाने वाले हैं. सो टेस्ट जो है, टेस्ट आपको बता दिया जाएगा 1-2 दिन पहले किए, या फिर कभी कभी मैं सरप्राइज टेस्ट भी लूंगा. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द सरप्राइज टेस्ट. सरप्राइज टेस्ट यानी कि ऐसी टेस्ट नहीं रहेगी कि हमने आज प्रॉब्लम सेट 5 सीखा और मैं टेस्ट ले रहा हूं प्रॉब्लम सेट 7 पे. ये नहीं होगा. ओके, अगर हमने प्रॉब्लम सेट 5 सीखा है या फिर पिछले क्लास में हमने प्रॉब्लम सेट 4 सीखा है, तो आज जो टेस्ट होगी, आज जो सरप्राइज टेस्ट होगी, दैट विल बी बेस्ड ऑन आइदर द प्रॉब्लम सेट 5 और द प्रॉब्लम सेट 4. ठीक है, मतलब कि आपको जो आगे सीखना है उस पर टेस्ट नहीं होगी. ठीक है, एंड द टेस्ट विल बी सोनली डिपेंडेंट ऑन प्रॉब्लम सेट्स. इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेट में से आएंगे. अगर 20 मार्क्स की टेस्ट है तो 20 में से 16 मार्क्स प्रॉब्लम सेट में से रहेंगे, 4 मार्क्स चैप्टर में से भी रहेंगे. ठीक है, इट विल बी लाइक दिस. अगर 15 मार्क की टेस्ट है तो भी 11 मार्क्स प्रॉब्लम सेट में से, 4 मार्क्स चैप्टर में से रहेंगे. ठीक है, सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि आपकी सरप्राइज टेस्ट नेक्स्ट शुक्रवार को, सॉरी गुरुवार को भी हो सकती है या फिर उसके बाद के गुरुवार को भी हो सकती है. ऑन एनी डे इट कैन बी. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड. now without wasting time what we will do, we'll just solve a few questions from this problem set and then we'll try to revise the chapter. okay, ठीक है. now see, write the correct alternative answer for each of the following questions. which of the following data is not primary data? Answer is expected from you guys. which of the following is not primary data?
अभी प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, ये हमने सीखा है। तो प्राइमरी डाटा कौन सा नहीं है इन इसमें से मुझे बताइए। मैं आपके लिए सारे के सारे ऑप्शंस भी रीड कर देता हूं। सी, A is by visiting a certain class, gathering information about the attendance of students. B is by actual visit to homes to find number of family members. C, to get information regarding plantation of soybean done by each farmer from the village talati. And fourth one is review the cleanliness status of canals by actually visiting them. So इसमें से primary data कौन सा नहीं है, which is not the primary data of these four. Can anyone tell me? सी, ओके मैत्रेय सी ऑप्शन। ओके, चलो ठीक है, मैत्रेय ने पहला आंसर दे दिया। सो मैत्रेय को छूट, अगर कोई कॉपी करता है सी आंसर तो उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ओके, ओके जय ने भी आंसर दे दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो सी इज द आंसर, यस और नो बताइए। समझ में आया सब लोगों को सी आंसर क्यों है? माइट बी सी, ओके यस। अनुज, सॉरी धीरज, ऋषि, यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, सो सी, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी डाटा जो होता है वो हम एक्चुअली उस चीज को एनालाइज करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ओके, वन बाय वन डाटा कलेक्ट होता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी डाटा रहता है दैट इज वी गेट इन लाइक बंच, कि मतलब हमें एक जगह पे वो डाटा मिल जाता है। अगर हमें सोयाबीन का सोयाबीन प्लांटेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका प्राइमरी डाटा क्या रहेगा? उसका प्राइमरी डाटा रहेगा, अगर हम हर एक खेत को विजिट करके अगर वो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, so that will be primary data. But we are not visiting the actual farm. Instead, we are visiting the village talati, and from there we are collecting the data. That's why that is not the primary data. That's a secondary data. ठीक है। Now let's come to the second question. What is the upper limit of the class? Very easy question. You should give quick answers. B, upper limit. बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अपर लिमिट। अपर यानी कि सबसे ऊपर वाली जो होती है वही ना। सी, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है। ओके, बाकी लोग, ओनली मैत्रेय इज गिविंग आंसर। ओके, सो व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास? सी, थर्ड का बताइए। व्हाट इज इट? क्लास मार्क्स। ओके, नो प्रॉब्लम, कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने रिवीजन नहीं की है, डिडंट अंडरस्टैंड, ठीक है। क्लास मार्क्स यानी एक्चुअल में जो बीच में मार्क्स रहते हैं ना उन दोनों के, उन दोनों लिमिट्स के, 25 और 35 के बीच में क्या रहेगा? 30। सो डी विल बी द ऑप्शन, क्लास मार्क्स। Okay, so D will be the correct option. Now, if classes are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then in which class should the observation 10 be included? अभी इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको ही देना है। किस क्लास में 10 को हम इंक्लूड करेंगे? ए में इंक्लूड करोगे? बताइए। ए में नहीं इंक्लूड कर सकते हम। नो, वी कैन नॉट ऐड इनटू ए, वी शुड ऐड 10 इनटू द बी। जो लो, देखिए ये जो 10 है ना, दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस क्लास। ओके, ये एक्चुअल में 0 से 9 तक ही है। 10 से 19 तक हम ये क्लास में इंक्लूड करेंगे। 20 से फर्दर जो रहेगा वो अलग क्लास में रहेगा। ओके, सो दैट विल बी लाइक इट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करके इतना फायदा नहीं हो रहा है। व्हाई? नो नो, डोंट बी सॉरी। ओके, इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट यू फॉरगॉट थिंग्स। ओके, अगर हम कुछ चीजें रिवाइज नहीं करते हैं कुछ दिनों के लिए तो हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे रिवाइज कर लेते हैं देन वी क्विकली गेट द थिंग्स
जैसे हमें पहली बार टाइम लगा था ना समझने के लिए, उतना टाइम नहीं लगता है रिवीजन के टाइम पे। ओके, सो रिवीजन इज नेसेसरी। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डू द रिवीजन। ठीक है, आज हम रिवीजन करेंगे और हमारा जो प्रॉब्लम सेट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो किसी को भी कुछ चीजें याद नहीं आ रही है, आई नो दैट मोड मीडियन और मीन के चक्कर में ही हम ज्यादा यहाँ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि हम पिछले 2-3 क्लास से वही सीख रहे हैं, लास्ट क्लास हमारा हुआ भी नहीं था बराबर। तो इसकी वजह से आपको चीजें याद नहीं है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट इट इज नॉट फाइन व्हेन योर एग्जाम इज क्लोज। ओके, सो एग्जाम के टाइम में आपने क्या करना है, रिवीजन शुरू रखना है, कंटिन्यूअस रिवीजन। ओके, सो लेट मी टेल यू वन सीक्रेट फॉर बीइंग टॉपर। मैं आप लोगों को एक टॉपर बनने का सीक्रेट बताता हूँ। अभी 9 स्टैंडर्ड के लिए नहीं, 10 स्टैंडर्ड के लिए नहीं, लेकिन उसके बाद जो आप पढ़ाई करेंगे 11 12 या फिर डिग्री में, देखिए टॉपर वही रहेगा। टॉपर वही जो स्टूडेंट्स रहेगा, जो मतलब आपको लगता है कि जो स्टूडेंट ज्यादा पढ़ाई करेगा वो टॉपर रहता है, नहीं, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट 100% ट्रू। जो स्टूडेंट ज्यादा पढ़ाई करता है और जो स्टूडेंट ज्यादा रिवीजन करता है, सबसे ज्यादा रिवीजन, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा पढ़ाई भी और सबसे ज्यादा रिवीजन भी। पढ़ाई थोड़ी सी कम हो जाए तो चलेगा। ओके, अगर आपको 100% पढ़ाई करनी है तो आप 80% पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन रिवीजन शुड बी 95-99%। रिवीजन इज मस्ट। ठीक है, सो वही स्टूडेंट टॉपर बनता है या फिर अच्छा स्टूडेंट बनता है जो रिवीजन कंटिन्यूअसली करता है। ठीक है, सो रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर स्टडीज एंड यू शुड इंक्लूड इन दैट इन इट योर हैबिट। ओके, सो अगर आप रात को 1 घंटा आधा घंटा भी किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं, सो देयर इज नथिंग बेटर हैबिट देन दिस। ठीक है, आप आपको दिन में 6 घंटा पढ़ने की आदत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपको दिन में 1 घंटा रिवीजन करने की आदत है, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, चलो, सो मैं और ज्यादा आपको इस बारे में नहीं बोलूंगा, because I think you may be getting bored. Okay, so before that, we'll just move to the chapter starting and then revise the things. Okay, Maitreya is not getting bored. Very good. चलो ठीक है. So see, what is our chapter's name? Statistics. Statistics chapter हमारा था, उसमें हमने क्या देखा, ये जो है which graph is this? This graph is I think simple graph, is it? Bar graph. This is a simple bar graph. तो ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, तो इसका हमें ज्यादा इतना यहाँ पे यूज नहीं है। ओके, तो इसके लिए मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये रहा सब डिवाइडेड बार ग्राफ, मतलब एक ही स्केल पे हम दोनों क्वांटिटीज लेते हैं। सी, वन क्वांटिटी इज हियर, सेकंड क्वांटिटी इज हियर, लाइक दिस। सो इसे कहते हैं सब डिवाइडेड ग्राफ। इसकी भी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, ये जो चीजें हैं मैंने हम जब सीख रहे थे तब लिखी हुई चीजें हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, नाउ थर्ड ग्राफ इज परसेंटेज बार ग्राफ। अभी परसेंटेज बार ग्राफ में क्या होता है कि हर एक का बार ग्राफ जो है वो 100, उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 100 रहती है, और उस 100 को हम कंसिडर करते हैं एज अ परसेंटेज, और अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज वी डिवाइड द ग्राफ फॉर द टू क्वांटिटीज। ओके, सो देखिए यहाँ पे व्हीट और ज्वार को हमने इस बार ग्राफ में दिखाया है। ठीक है, सो परसेंटेज के फॉर्म में दिखाया है। फॉर द फर्स्ट ग्राफ दैट इज फॉर 2010, 75% is the production of wheat and 25% is the production of jowar. So this is the percentage graph, and I don't think that is much necessary for us in this chapter. So statistics, data collection, उसके बाद में हमने क्या देखा था, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा होता है कि प्राइमरी डाटा हम 1 by 1 उस चीज को विजिट करके वो डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, एंड इट इज अप टू डेट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड इट इज करेक्ट एंड रिलायबल। तो प्राइमरी डेटा के कुछ एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। एक डिसएडवांटेज कौन सा है कि इट रिक्वायर्स मोर टाइम। क्यों मोर टाइम? अगर आपको बोला जाए कि आपको क्या करना है, आपके क्लास में हर मतलब आपके क्लास में तो वैसे तो आपको सारे स्टूडेंट्स के नाम पता रहेंगे। ओके, यू विल बी knowing name of every student, every your friend, but in case if you are going to a new school and then you have to
कलेक्ट द नेम्स ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स इन योर क्लास। सो आपको क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन आप जाएंगे एक स्टूडेंट के पास, व्हाट इज योर नेम, देन यू विल टाइप द नेम इन योर कंप्यूटर। उसके बाद में दूसरे स्टूडेंट के पास जाएंगे, तीसरे स्टूडेंट, इस तरह से आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज प्राइमरी डेटा। अभी सेकेंडरी डेटा क्या हुआ, सेकेंडरी डेटा यानी कि आपने क्या किया, मैम के पास से जो, या फिर मैम जो टीचर सर जो कुछ भी है उनके पास से अटेंडेंस शीट जो रहती है जिन पे सारे स्टूडेंट्स के नेम लिखे रहते हैं, वो शीट आपने डायरेक्टली ले ली और वो डेटा आप यहाँ पे कंप्यूटर में फीडअप कर रहे हैं। सो दैट विल बी सेकेंडरी डेटा, बराबर। मतलब आपको इंफॉर्मेशन तो सेम ही मिली, लेकिन जो सेकेंडरी डेटा में जो टाइम जो था वो बहुत हमें कम लगा ना, मतलब सर के पास हम गए, उनने मांग लिया और उनसे हमने लेके वो डेटा फीडअप कर दिया। लेकिन वन बाय वन अगर हम किसी मतलब डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा। सो दिस इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। डोंट फॉरगेट दिस, दिस इज अवर रिवीजन नाउ, ओके। सो रिवीजन में आप ये फॉरगेट नहीं करोगे। नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। दिस इज गुड एक्सरसाइज, सो यू कैन प्रैक्टिस दिस। तो पहला जो है उसमें आप मुझे बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के लिए पी टाइप करेंगे, एस सेकेंडरी के लिए एस टाइप करेंगे। फॉर द फर्स्ट वन, इंफॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट कलेक्टिंग बाय collected by visiting every class in a school। तो बताइए व्हाट इट विल बी, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। ओके, मैत्रेय इज सेइंग प्राइमरी, प्राइमरी, गुड। सो दैट हैज टू बी प्राइमरी डेटा ना। तो एक स्कूल में हर एक क्लास को विजिट करके हम अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज प्राइमरी डेटा। अभी यहीं पे सेकेंडरी डेटा क्या हो सकता था कि स्कूल का जो ऑफिस है वहां पे जाके हम अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन ले ले, कलेक्ट कर ले, सो दैट वुड हैव बीन सेकेंडरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में ये डिफरेंस है। नाउ फॉर द सेकेंड वन, द इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स was gathered from school records and sent to the head office as it was to be sent urgently, primary obviously। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड। अभी मुझे इस तरह से आप बताएंगे, ठीक है, मैं जो अभी आंसर आपको लिख रहा हूं ना तो उस तरह से मेरा आपका आंसर मुझे आना चाहिए। सी दिस इज सेकेंड, सेकेंड के लिए आंसर क्या है, सेकेंड के लिए आंसर है लेट अस से प्राइमरी, सो यस। नाउ फॉर द थर्ड वन, थर्ड वन के लिए क्या है, इन अ विलेज नंदपुर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस रिगार्डिंग स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग स्कूल। सो थर्ड वन क्या रहेगा, थर्ड वन विल बी, थर्ड वन प्राइमरी रहेगा। और आई थिंक मैंने मिस्टेकनली सेकेंड को प्राइमरी बोला है, ओके, सेकेंड इज नॉट प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी डाटा, ये दूसरा जो है ना दैट इज सेकेंडरी, ओके, मैत्रेय इज करेक्ट, आई वाज रॉन्ग, ठीक है। थर्ड वन इज प्राइमरी। फोर्थ वन, फॉर साइंस प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय विजिटिंग अ फॉरेस्ट, सेकेंडरी डेटा, वेरी गुड। चलिए ठीक है, सेकेंडरी, वेरी गुड। नाउ फिफ्थ वन, फिफ्थ वन, ओके, फिफ्थ वन है दिखाया नहीं यहाँ पे, चलो सॉरी। नाउ ओके, तो अभी 7:45 हो चुके हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम क्या करेंगे, फिर से रिवीजन और प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, ओके, दे इज नथिंग फॉर फिफ्थ, ठीक है। सो अगले क्लास के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा, देखिए, जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं वही लोग होमवर्क कीजिए, बाकी लोग नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क ये रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको रिवीजन करनी है हर रोज। सो नेक्स्ट क्लास इज ऑन
थर्सडे, बराबर, थर्सडे को हमारा क्लास रहता है। तो आपको आपका होमवर्क सबमिट कब करना है? थर्सडे को करना है। थर्सडे को 7 बजे से पहले, या फिर 7 बजे से पहले नहीं, दोपहर को 2 बजे से पहले। ओके, कोई भी मीटिंग लीव नहीं करेगा। जय ने मीटिंग लीव की है, कोई भी मीटिंग लीव नहीं करेगा। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो 7 बजे से पहले आप लोग क्या करेंगे? सॉरी, 7 बजे से नहीं, दोपहर को 2 बजे से पहले आपका होमवर्क मुझे आ जाना चाहिए। और आपका होमवर्क क्या है मैं बताता हूँ। होमवर्क ये रहेगा कि आपको हर रोज रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद में आप क्या करेंगे? एक पेज रखेंगे इस वीक के लिए। ओके, सो आज तारीख है 10th ऑफ दिसंबर। सो आज 10th ऑफ दिसंबर है। डेट लिखेंगे 10th ऑफ दिसंबर। पहला कॉलम जो रहेगा वो रहेगा डेट का। दूसरा कॉलम जो रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट का। तीसरा कॉलम जो रहेगा वो रहेगा टाइमिंग का। ठीक है, पहला कॉलम रहेगा डेट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा टाइमिंग। मतलब कि 10 दिसंबर को मैथ्स की रिवीजन की 30 मिनट के लिए। समझ रहे हो? मतलब कि आज रिवीजन किस सब्जेक्ट की और कितने देर के लिए की, ये मुझे आप लिख के बताएंगे। देर इज नो कंपल्सन। रिवीजन किसी दिन होती भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, झूठ मूठ कुछ भी लिखना नहीं है। ठीक है, अगर आपने 20 मिनट की है तो 20 मिनट ही लिखना है। अगर 1 घंटा की है तो 1 घंटा ही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टडी, आई एम टॉकिंग अबाउट रिवीजन। ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट नेसेसरी कि मैथ्स का ही है। तो एक पेज आप बनाएंगे और अगले थर्सडे से पहले गूगल क्लासरूम में आप सबमिट करेंगे। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो करना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, सो वो जो पेज है वो पेज आप आज ही बनाएंगे, और वही पेज आप हर रोज उस पेज पे आप लिखेंगे। रात को सोते समय आप लिखेंगे कि आज मैंने किस किस सब्जेक्ट की रिवीजन की और किस, मतलब कितने देर के लिए की। अगेन आई एम सेइंग, कोई भी झूठा कुछ भी नहीं लिखेगा। आज रिवीजन नहीं की है, 0 मिनट्स वहां पे लिख देना है। ओके, या फिर वो ब्लैंक छोड़ दो। 10 मिनट की है, 10 मिनट लिखना है। यहाँ पे आपको कोई भी अवार्ड नहीं मिलने वाला है। दिस इज फॉर यूर हैबिट चेंज। अगर आपकी हैबिट, आपको लगता है आपको नहीं है रिवीजन की, तो अगर आपको हैबिट डालनी है, सो दिस इज फॉर यू। सो बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं किसी को भी गुस्सा नहीं करूंगा अगर आप नहीं करते हो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, सो दैट्स इट, एंड आई होप होमवर्क आपको समझ में आ गया है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ होमवर्क, एंड दैट होमवर्क यू कैन अपलोड बिफोर 2 p.m. ऑन नेक्स्ट थर्सडे। ठीक है, सो चलो, विद दैट बाय बाय, थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो, यू कैन लीव द क्लास स्टूडेंट्स, बाय बाय। अविग्ना, डोंट फॉरगेट टू सेंड योर मेल आईडी टू मैम। बाय बाय अदर्स। ठीक है, चलो, हो गया। चलो मैत्रेय, अविघ्ना, क्लास इज ओवर।